नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं भूषण की कविता। काव्य के क्षेत्र में भूषण की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि और आचार्य दोनों थे। प्रधान रूप से कवि होने के नाते उनके काव्य का भाव पक्ष प्रबल रहा है। आचार्य होने के नाते वे युग की शास्त्रीय पद्धति से परिचित थे। उनकी कविता का मुख्य विषय शिवाजी का चरित्र है और शिवाजी के चरित्र की महानता और वीरता को दिखाने के लिए उन्होंने विविध प्रकार से काव्य में उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ कला के उच्चतम नमूने उनके यहाँ प्राप्त होते हैं। अभी हम जिस कविता को पढ़ेंगे उसमें उन्होंने शिवाजी की वीरता का शत्रुओं की स्त्री पर या उनकी स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वह बताने के लिए या शत्रुओं की दुरावस्था को बताने के लिए कवि ने दो बिल्कुल विपरीत स्थितियों का चित्रण किया है कि शिवाजी के आक्रमण के पूर्व शत्रु की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और उसके पश्चात उनकी कैसी दुर्गति होती है। विशेष बात यह है कि जिस छंद को हम पढ़ेंगे उस छंद में कवि ने एक ही पदबंध को दो बार इस्तेमाल किया है और प्रत्येक पंक्ति में एक ही पद दोहराया जाता है किंतु बिल्कुल विपरीत अर्थ देता है। आइए सबसे पहले भूषण की लिखी इस महान रचना का पाठ करें जो कि उनकी काव्य क्षमता का अनुपम नमूना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करें तीनी बेर खाती सो तो तीनी बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। ध्यान से देखे एक ही पदबंध दो बार दोहराया गया है। जब अर्थ में हम जाते हैं तो यमक का चमत्कार देखने को मिलता है कि किस प्रकार एक ही शब्द के दो अर्थ हैं और बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। संदर्भ यह है कि जब वीर शिवाजी शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं तो शत्रुओं के जीवन और परिवार दोनों संकट में पड़ जाते हैं और उनकी स्त्रियां बिल्कुल ही विध्वस्त हो जाती हैं। उन्हें घर छोड़ना पड़ता है और उनकी जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित होती है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लें जिसके माध्यम से हम कविता के अर्थ को समझ पाएंगे। ऊंचे मतलब ऊंचा, घोर विशाल, मंदिर का अर्थ है महल या पहाड़, महल भी अर्थ निकलता है उसका और पहाड़ भी। रहने वाली अर्थात रहने वाली, कंदमूल अर्थात फल फूल और जड़ी या जड़, तीनी अर्थात तीन, बेर का दो अर्थ है बार और वैर, भूषण का अर्थ है आभूषण और भूखा रहना, शिथिल का अर्थ है ढीलापन, बीजन अर्थात पंखा और बीजन अर्थात बिना जन के, डुलाती मतलब डुलाना, भनत मतलब कहते हैं, शिवराज यानी शिवाजी, त्रास मतलब भय, नगन के दो अर्थ हैं नग्न और नग, जड़ाती का अर्थ है जड़वाना और जाड़ा लगना। यह तो सामान्य शब्द अर्थ हुआ। इस कविता में कैसे शब्द युग्म या शब्दबंध अलग अलग अर्थ देते हैं। ऊंचे घोर मंदिर अर्थात ऊंचे विशाल घर महल और इसका दूसरा अर्थ है ऊंचे विशाल पहाड़। कंदमूल का एक अर्थ है राजघराने में खाने में प्रयोग लाए जाने वाले जायकेदार फूल फल कंद इत्यादि और दूसरा अर्थ है जंगल में कंद की मूल यानी जड़। तीन बेरे खाती अर्थात तीन समय खाती थी। मात्र इसका दूसरा अर्थ हुआ मात्र तीन बेर यानी फल खाती हैं। भूषण शिथिल अंग के दो अर्थ हैं
अंग भूषणों के भार से बोझिल या शिथिल हो जाते हैं, और दूसरा अर्थ है भूख की वजह से उनके अंग शिथिल हो गए हैं। आगे बीजा न डुलाती, बीजन अर्थात पंखा डुलाना, उनके इर्द गिर्द पंखा डुलाए जाते थे। और दूसरा अर्थ हुआ वे जंगल जंगल भटक रही हैं जहां कोई भी जन नहीं है। नगन जड़ाती, एक अर्थ है कि जो नगों से जड़ी हुई रहती है, और दूसरा अर्थ है नग्न दिखती हैं। अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। अर्थ के स्तर पर देखिए तो यह बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसका चमत्कार अपने आप में अद्भुत है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, कवि कहते हैं कि शिवाजी जब शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं तो उनकी शत्रुओं की स्त्रियां बेघर हो जाती हैं, जंगल में जाकर रहने लगती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली जो स्त्रियां ऊंचे घोर अर्थात बड़े बड़े मंदिर के, अर्थात यहाँ पहला होगा अर्थ महलों में, विशाल महलों में रहा करती थी, वे शत्रु की स्त्रियां भयंकर पर्वतों की गुफाओं में रहती हैं। कारण शिवाजी का भय है। भाव यह है कि शिवाजी के डर से शत्रु पक्ष की नारियों ने अपने ऊंचे ऊंचे भवन छोड़ दिए और जान बचाने के लिए अब वे पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में छिपती फिरती हैं। आगे है कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। जो मधुर पदार्थ से बने हुए स्वादिष्ट भोजन करती थीं, वे ही अब वनों में भटकती हुई कंद मूल फल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करती हैं, करने को बाध्य हैं। आगे कवि कहते हैं तीनी बेरे खाती सी तो तीन बेरी खाती हैं। जो स्त्रियां 3 बेर यानी 3 बार खाती थी, अब मात्र 3 बेर अर्थात एक फल है बेर, 3 ही बेर मुश्किल से प्राप्त कर पाती हैं और उसी से अपना सारा दिन उसी को खाकर बिताती हैं। तो कहाँ वैभव का समय था और कहाँ विपन्नता का समय है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, जिनके शरीरांग आभूषणों के भार से शिथिल हो जाते थे, वही अब भूख के मारे शिथिल अंग वाली होकर भटकती फिर रही हैं। अर्थात जब वे अपने घरों में थी तो गहने पहनती थी, श्रृंगार करती थी और उसके भार से चलना मुश्किल था, और अब खाने को कुछ नहीं है, भूख से उनका चलना मुश्किल हो गया है। आगे के पंक्ति में कवि कहते हैं बीजे न डुलाती ते वे बीजे न डुलाती। महलों में जिन पर पंखे डुलाए जाते थे, अर्थात नौकर चाकर पंखे डुलाते थे, उनकी स्थिति ये हो गई है कि वे अब निर्जन वनों में अकेली घूमती रहती हैं। विजन मने जहां कोई भी व्यक्ति नहीं है। अंतिम बंध में कवि कहते हैं भूषण भनत बीर शिवराज बीर तेरे त्रास। अंत में ही पता चलता है कि ये स्थिति का इतना विपरीत क्यों है, क्यों उनकी इतनी दुरावस्था है। कवि कहते हैं भूषण भनत शिवराज बीर तेरे त्रास। भूषण कहते हैं हे शिवाजी वीर, तुम्हारे त्रास से, तुम्हारे भय से जो राज शत्रुओं की स्त्रियां आभूषणों में रत्न जड़वाया करती थीं, अपने वस्त्रों में रत्न नग जड़वाया करती थीं, अब वही वस्त्र न मिलने के कारण नंगी जाड़े में ठिठुरती रहती हैं। नगन जड़ाती, तो पहले नग का अर्थ है हीरा मोती पन्ना इत्यादि, और दूसरे का नग्न अर्थात वे इतनी दुरावस्था में हैं कि उनके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कवित्व में कवि ने शत्रु की स्त्रियों की दुरावस्था का, उनकी पूर्व स्थिति तथा बाद की स्थिति का चित्रण करते हुए वस्तुतः शिवाजी के त्रास का, भय का, उनकी ताकत का चित्रण यहाँ किया है। विशेष की बात करें तो
शिवाजी की वीरता का प्रभाव चित्रित करने के लिए कवि भूषण शत्रु की स्त्रियों की स्थिति का चित्रण यहाँ करते हैं और वो तुलनात्मक रूप से करते हैं कि पहले उनकी स्थिति क्या थी और बाद में उनकी स्थिति क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा ब्रज भाषा है, रसवीर है, छंद मनहरण कवित्व है। अलंकार अगर देखें तो यमक अलंकार का यहाँ बहुत सुंदर प्रयोग किया है। पूरे पदबंध में यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। धन्यवाद।